हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात की थी। बोहर के एटॉमिक मॉडल को आगे बढ़ाया था, हम लोगों ने बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझा था। फिर हम लोगों ने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थे जो बोहर के एटॉमिक मॉडल से आए थे, उनकी बात हम लोगों ने की थी। वो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थे कि किसी ऑर्बिट की अगर आपको रेडियस निकालनी हो तब आपने nth ऑर्बिट के लिए जो रेडियस का फार्मूला एक जनरेट किया था उस पर क्वेश्चन किया गया था। फिर हम लोगों ने कहा था कोई मूविंग पार्टिकल अगर किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अगर मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वह किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए भी हम लोगों ने फार्मूला जनरेट किया था। उस फार्मूले पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। फिर हम लोगों ने अगली बात की थी एनर्जी की। हम लोगों ने कहा था कोई मूविंग पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट में उस मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इसके लिए भी फार्मूला जनरेट हुआ था, उस पर भी क्वेश्चन किया गया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करे एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, फिर जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसकी बात करने वाले हैं। फिर बात करने वाले हैं कि बोहर के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, उनके ड्रॉबैक क्या थे। तो हम लोग यहां एक बात ये जान लें कि बोहर साहब ने अपना जो भी मॉडल दिया था वो एजम्पशन पे दिया था और लगभग सारी बातों को उन्होंने डिफाइन कर दिया था, लेकिन क्योंकि उनका मॉडल एजम्पशन पे था तो यह बात सबको हजम नहीं हो पा रही थी, तो उनके कुछ ड्रॉबैक आए थे, जिन ड्रॉबैक की बात हम लोग करेंगे और आगे देखेंगे उन ड्रॉबैक की से आगे कौन से मॉडल्स आए हैं। बात शुरू करते हैं एनर्जी के ट्रांजिशन की कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में अगर ट्रांजिट करता है तो फिर एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, इसकी बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए किसी एटम, कोई एटम है, इसका जो पहले ऑर्बिट का पोजीशन ये है, दूसरी ऑर्बिट का पोजीशन ये है, तीसरी ऑर्बिट का पोजीशन ये है, ये इसकी ऑर्बिट्स हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इसकी ऑर्बिट्स हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर था, इसकी इनिशियल पोजीशन यहां पर थी, फिर ये मूव करके यहां चला गया, तो यहां चला गया तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये पोजीशन इसकी इनिशियल हो गई और इस ऑर्बिट की पोजीशन इसकी फाइनल हो गई। उल्टा भी हो सकता भाई, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इस ऑर्बिट में रहा, फिर ये ट्रांजिट करके यहां इस ऑर्बिट में आ गया, तो ये वाली ऑर्बिट जो थी जहां से ये चला ये इसकी इनिशियल ऑर्बिट हो गई और जहां पर फाइनली पहुंचा ये इसकी फाइनल ऑर्बिट हो गई। तो इसका एनर्जी गैप हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा। कितनी एनर्जी का डिफरेंस हुआ, कितनी एनर्जी रिलीज किया या गेन किया, वही एनर्जी डिफरेंस को शो करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। अब एनर्जी का फार्मूला जो हम लोगों ने निकाला था, किसी भी मूविंग पार्टिकल का, किसी भी ऑर्बिट में अगर मूविंग पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी उस ऑर्बिट में, इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था E इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो n पोजीशन ऑफ ऑर्बिट था, z क्या था, एटॉमिक नंबर था, ई नॉट कांस्टेंट होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू आपको बताई गई थी। अब अगर हम इनिशियल की बात करते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन चला है, तो इनिशियल ऑर्बिट की इसकी एनर्जी होगी ई आई इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन इनिशियल पोजीशन की ऑर्बिट है तो एन आई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फाइनल ऑर्बिट के लिए हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां फाइनली आया तो ई फाइनल एनर्जी फाइनल ऑर्बिट के लिए होगी ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर। एन एफ पोजीशन ऑफ ऑर्बिट बता रहा है कि फाइनल ऑर्बिट की पोजीशन क्या है। अब एनर्जी गैप की जब बात करेंगे हम लोग, एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे, तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा, ई फाइनल की वैल्यू आपने निकाली है ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर, और ई इनिशियल की वैल्यू आपने निकाली है ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन
एन आई स्क्वायर। ई नॉट जेड स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट जेड स्क्वायर, तो ये हो गया 1 एन एफ स्क्वायर माइनस 1 एन आई स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला बन गया एनर्जी चेंज का, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, एनर्जी गेन होगी या लॉस होगी, वो कहां से निकलेगी, वो इस फार्मूले से निकलेगी। अब देखें कभी कभी फार्मूले में एन एफ को n1 से और एन इनिशियल को n2 से भी चेंज करते हैं, तो इस तरह का भी फार्मूला आता है, डेल्टा ई इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहां आप परेशान मत होइएगा, सेम फार्मूला है, बस n1 जो है ऑर्बिट की फाइनल पोजीशन को शो करेगा और n2 जो है ऑर्बिट की इनिशियल पोजीशन को शो करेगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया, जिस फार्मूले से हम लोग एनर्जी चेंज को निकालते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में। ठीक है, अब हम लोग इससे वेव नंबर की भी बात हो जाती है, यहीं से इसी फार्मूले से हम लोग वेव नंबर भी निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट और वेव नंबर भी इसमें यूज होते हैं। नोट कर ले भाई। अब हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, तो उसके लिए जो एनर्जी चेंज होता है डेल्टा ई का जो आपने फार्मूला लिखा वो ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n f स्क्वायर 1/n आई स्क्वायर, और एन एफ और एन एफ फाइनल पोजीशन बताता है ऑर्बिट की और एन आई इनिशियल पोजीशन बताता है ऑर्बिट की। अब हम लोगों ने एक चीज ये देखा था, ई जो होता है, ई की वैल्यू होती है एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ई की वैल्यू होती है हमारी एच सी बाई लैम्डा। अब ई का फार्मूला हम लोगों ने जो देखा था, तो ई का फार्मूला होता है ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही ना होता है। और जब हम लोगों ने यहां इनिशियल और फाइनल की बात की थी, तो ई की जगह पे हम लोग फार्मूला ये अगर रखें तो ई की जगह पे हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा बराबर ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एस सी को यहां ट्रांसफर कर दें तो ई 1/लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यह भी कांस्टेंट होगा क्योंकि एच प्लांक कांस्टेंट और सी लाइट की वेलोसिटी को शो कर रहा, दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा। इसे रिस्टबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो ये आर एच को शो करेगा। तो ई नॉट अपॉन एच सी ये रिडबर्ग कांस्टेंट को शो करेगा हाइड्रोजन के। अगर हमको ई नॉट निकालना है रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में, तो ई नॉट की वैल्यू हमको निकल के आएगी हाइड्रोजन का रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू एच सी। रिडबर्ग कांस्टेंट अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें किसी भी एटम की निकालनी है, मान लीजिए उसका एटॉमिक नंबर कुछ है, तो उसके रिडबर्ग कांस्टेंट को अगर हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन के रिडबर्ग कांस्टेंट में उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो उस एटम का रिडबर्ग कांस्टेंट हमको मिल जाएगा। तो ये रिलेशन होता है अगर हम निकालते हैं वेवलेंथ का
एनर्जी के टर्म में, तो रिलेशन ये मिल जाता है। और वेव नंबर को 1/λ को हम वेव नंबर भी बोलते हैं। तो ये जो आपका फार्मूला हुआ, ये फार्मूला ऐसे हो सकता है, वेव नंबर इक्वल टू E0/SC को आप हाइड्रोजन का रिडवर कांस्टेंट बोल रहे हो, Z²/N²। ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी चेंज वाले फार्मूले में भी। एनर्जी चेंज वाले फार्मूले में जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, तो एनर्जी चेंज वाला जो फार्मूला हमारा था, वहां पर अगर हम ट्रांसफर करें तो ये फार्मूला हमारा बन के आएगा। यहां से अगर हमको वेव नंबर निकालना होगा तो ये हो जाएगा RH Z² 1/NF² माइनस 1/NI²। तो एक और फार्मूला बनता है हमें वेव नंबर के लिए। तो वेव नंबर अगर हमें निकालना है तो वेव नंबर आपका निकल के आएगा RH² 1/NF² माइनस 1/NI²। रिडबर कांस्टेंट के लिए क्या टर्म होंगे ये आप यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चीजें आपको और समझ में आएंगी। अब क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंपल एनर्जी चेंज का क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग और थोड़े से क्वेश्चन को हार्ड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज when an electron moves from fifth orbit to second orbit of Li+2। ये क्वेश्चन है आपका। लिथियम का ऑर्बिट है। आपसे कहा गया था कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के जो भी फार्मूले हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही रहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि चाहे जो हुआ, सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी ही वैलिड है और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये वैलिड नहीं होते हैं। तो लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट किया फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, और इन्होंने कहा कि एनर्जी चेंज आप निकाल दीजिए। तो आपको निकालना है एनर्जी चेंज, डेल्टा ई आपको निकालना है, एनर्जी चेंज आपको निकालना है। बात आप कर रहे हो लिथियम के 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। ठीक है, तो लिथियम के 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिथियम का जो एटॉमिक नंबर आता है वो आता है 3, तो जेड आपको 3 मिल जाएगा। अब हम पोजीशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कहां से कहां तक किया। तो पहले इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिट किया, तो पहले इलेक्ट्रॉन रहा होगा फिफ्थ ऑर्बिट में। तो एन इनिशियल पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन की थी वो थी 5 फिफ्थ ऑर्बिट, और जो फाइनल पोजीशन आएगी वो आएगी सेकेंड, मतलब 2। अब यहां से एनर्जी चेंज हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले से। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू E0 Z² 1/NF² माइनस 1/NI²। अब डेल्टा ई इक्वल टू E0 की वैल्यू हम लोगों ने देखा था अलग अलग यूनिट में अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इंटू जेड, जेड है आपका 3, लिथियम की बात कर रहा है, तो इंटू 3 का स्क्वायर
और 1 फाइनल NF जो है वो है 2, तो 1/2 स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन 5 है तो 1/5 स्क्वायर। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा आपका -13.6 इंटू 9, और ये हो जाएगा 1/4 -1/25। तो सीधा सीधा ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी भाई, -13.6 इंटू 9 इंटू 21/100। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आपकी एनर्जी चेंज की वैल्यू कितनी आएगी। अब तो उड़ा भाग आप कर ही सकते हैं, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, जब एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब कोई मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव किया, ट्रांजिट किया, किस पोजीशन से, 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में, और वो एटम कौन सा था, वह A1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का था, किसका, लिथियम का। तो इसके लिए ये बात आ गई। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, कहानी और कंफर्म होगी, नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन which release the same energy, which release the same energy as the transition from 4th to 2nd orbit in helium। क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन which release the same energy as, which release the same energy as the transition from 4th to 2nd orbit of He+1। ये क्वेश्चन है भाई। आपको हाइड्रोजन का ट्रांजिशन पता करना है कि हाइड्रोजन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिट किया, उसकी इनिशियल ऑर्बिट कौन थी और फाइनल ऑर्बिट कौन थी। सेम एनर्जी रिलीज करता है, जो सेम एनर्जी रिलीज करता है किसके, जब हीलियम ट्रांजिट करता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे हाइड्रोजन के लिए फार्मूला, फिर निकालेंगे हीलियम के लिए, फिर उनको रिलेट करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, रिलेट करेंगे। रिलेट करने से हमको ये निकल के आएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब सॉल्यूशन जब देखते हैं तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग देखते हैं, फॉर हाइड्रोजन के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो इसके इनिशियल पोजीशन को Ni और फाइनल पोजीशन को NF मानते हैं। तो इसका Ni हमको निकालना है और NF निकालना है। तो हमको मालूम हो जाएगा कि इस किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में यहां का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट किया है। और हाइड्रोजन की बात है तो Z = 1 है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एनर्जी चेंज की बात अगर हम लोग करें तो डेल्टा E = हो जाएगा E0 1 का स्क्वायर Z² 1/NF² -1/Ni²। तो इसको अगर हम देखें तो डेल्टा E = हो जाएगा E0 1/NF² -1/Ni²।
ni²। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये एनर्जी चेंज हुआ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिट में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आया, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आया, तो ये एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए है भाई। अब हम लोग हीलियम के लिए देखते हैं। He+1 हीलियम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इन्होंने कहा है कि इनिशियल पोजीशन थी 4 और फाइनल पोजीशन है सेकेंड। हीलियम के लिए जेड आपका है 2 और हमको एनर्जी चेंज निकालना है। एनर्जी चेंज डेल्टा ई हीलियम+1 के लिए जो हमारा आएगा, ये आएगा E02² 1/2² -1/4²। यही ना आएगा भाई। अब ये हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, डेल्टा ई हीलियम He+1 के लिए जो आपका आ गया, ये आ गया E0 × 2² 1/2² -1/4²। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब एनर्जी चेंज हम लोगों ने देखा जब हीलियम He+ एटम के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। अब इन्होंने यह कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम की एनर्जी चेंज सेम होगी। इन्होंने कहा कि सेम एनर्जी है, रिलीज द सेम एनर्जी। तो ये सेम एनर्जी है, तो डेल्टा ई एच और डेल्टा ई H+ ये सेम होगा, इन्होंने कहा है हमको। तो आगे देखते हैं, हटाएं। अब इन्होंने कहा कि जो एनर्जी चेंज है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, इस सिस्टम के लिए जो गिवन सिस्टम था इनके क्वेश्चन में, वो सेम था, सेम एनर्जी चेंज है। तो इसका मतलब डेल्टा ई हाइड्रोजन का जो है ये डेल्टा E+ के इक्वल होगा। यही ना, वैल्यू दोनों आपने निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से रखिए। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से जब आप हाइड्रोजन के एनर्जी चेंज की वैल्यू रखेंगे तो E0 1/NF² -1/Ni²। हीलियम के लिए जब आप बात कर रहे हो तो E0 2² 1/2² -1/4²। अब E0 कैंसिल करोगे और आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 1/NF² -1/Ni² इक्वल टू 2² 1/2² -1/4²। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहां पर देखें, अगर हमें इसको रिलेट करना है तो ये 2² को अंदर ले लेना है, सेम सिस्टम लाना है। ऐसे ही जैसे इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, वैसा ही सिस्टम हमको राइट हैंड साइड में लाना है। तो 2² को अंदर ले लेते हैं, तो 1/NF² -1/Ni² इक्वल टू हो जाएगा, 2² को अंदर ले लो तो 2² -2² -4²। ठीक, अब ये हो जाएगा 1/NF² -1/Ni² इक्वल टू 1/1। तो 1 को लिख सकते हो 1²,
-2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 2 का मतलब 4, और 4 से 4 स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। अब 4 को स्क्वायर के रूप में जब लिखोगे तो 1/2। तो यहां से जब हम इसको रिलेट करते हैं तो 1 के नीचे में जो पहला है वो फाइनल पोजीशन हो जाएगी, और 1 के नीचे जो दूसरा है वो इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। तो Ni आपका निकल के आया सेकेंड 2, और Nf जो निकल के आया वो आया 1। तो हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिट कर रहा है वो कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। आगे बात करते हैं, नोट करो इसको। हटाओ। अब अगली बात हम लोग करते हैं स्पेक्ट्रम की। अब हाइड्रोजन का जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसमें सीरीज पढ़ी थी। अब सीरीज के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने वहां पर कुछ सीरीज पढ़ी थी, लाइमन सीरीज पढ़ी थी, बाल्मर सीरीज पढ़ी थी, पाश्चन पढ़ी थी, फुंड पढ़ी थी, ब्रैकेट पढ़ी थी ना। तो सबके लिए जो पोजीशन होगी वो पोजीशन अलग अलग होगी। अब देखें जो फाइनल पोजीशन होगी N1 की बात जब हम लोग करते हैं लाइमन के लिए वो 1 करते हैं, और जो बाल्मर के लिए बात करते हैं वो 2 करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्वेश्चन इन्होंने दिया कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये बात इन्होंने कही कि एनर्जी के रेशियो की बात ये कह रहे हैं कि लाइमन सीरीज जो है उसकी थर्ड लाइन है और बाल्मर सीरीज जो है उसकी सेकंड लाइन है। तो बाल्मर सीरीज के सेकंड लाइन के लिए और लाइमन सीरीज के थर्ड लाइन के लिए जो एनर्जी का रेशियो होगा वो क्या होगा। अब हमको ये देखना है कि एनर्जी चेंज एक्चुअली कैसे हो रहा है। लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में एनर्जी का चेंज कैसे होता है, अगर ये बात हमको मालूम हो गई तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी चेंज कैसे होगा। ठीक है, तो एनर्जी चेंज की जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो लाइमन सीरीज की जब बात करेंगे, लाइमन सीरीज की जब हम लोग बात करेंगे, लाइमन सीरीज के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो N1 जो होगा, जो फाइनल पोजीशन हम लोग देखेंगे N1 बात करते हैं, ये 1 होगा क्योंकि पहली लाइन होती है लाइमन की, और N2 इसके बाद निकलेगा इसमें ऐड करके। तो N2 जो आएगा वो N1 प्लस जो नंबर ऑफ लाइन है। तो यहां देखें थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के लिए N1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट। हमेशा लाइमन सीरीज के लिए N1 फर्स्ट होगा, और N2 N1 में उतना ऐड कर देंगे जिस लाइन की बात कर रहा है, तो थर्ड लाइन की बात कर रहा है, तो N1 प्लस 3। तो N2 जो आपका निकल के आएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4।
ठीक, तो यहां के लिए जब हम एनर्जी चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू ई नॉट और जेड स्क्वायर की बात हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जो भी लाइमन बाल्मर सीरीज सब निकालते हैं वो हाइड्रोजन के लिए करते हैं, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा भाई। और ये आपका हो गया 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक, अब N1 की जगह पे आपका 1 और N2 की जगह पे 4, तो डेल्टा इक्वल टू आपका आ गया ई नॉट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, यही ना हुआ। अब डेल्टा इक्वल टू आपका हो गया ई नॉट 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 16, यही ना हुआ। अब डेल्टा इक्वल टू आपका हो गया ई नॉट 16, आपने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया आपका 15। अब जेड स्क्वायर अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, वैसे बात हाइड्रोजन के लिए होगी तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहला हो गया, डेल्टा ई हो गया किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। डेल्टा ई आपका लाइमन सीरीज के लिए हुआ, इसके लिए आपने एनर्जी चेंज निकाल लिया। अब हम लोग बाल्मर सीरीज की बात करें, लाइमन के बाद बाल्मर आता है, वहां हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे सीरीज चलती है। पहली पोजीशन क्या होगी, बाल्मर की पहली पोजीशन 2 होती है, तो यहां N1 हो जाएगा 2 और N2 जो हो जाएगा ये N1 प्लस आएगा, N1 प्लस जो नंबर ऑफ लाइन आपको दी जाएगी। तो यहां नंबर ऑफ लाइन बाल्मर सीरीज के लिए कौन दिया है, सेकेंड, तो N1 प्लस 2, तो N2 हो गया 2 प्लस 2, तो N2 की बात अगर हम लोग करेंगे तो N2 हो जाएगा 4। और यहां एनर्जी चेंज की बात अगर हम बाल्मर सीरीज के लिए करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो डेल्टा ई बाल्मर सीरीज के लिए जो हो जाएगा ई नॉट जेड स्क्वायर और यहां पर आपका 16 हो गया भाई, है ना, और ये हो गया 4 माइनस 1। तो डेल्टा ई बाल्मर सीरीज के लिए जो हम लोग निकालेंगे तो ई नॉट जेड स्क्वायर इंटू 3/16, ठीक है, 3/16 हो जाएगा ये। ठीक, अब हम लोग को एनर्जी रेशियो निकालना है, पहले बाल्मर सीरीज है फिर लाइमन सीरीज है, तो डेल्टा ई बाल्मर सीरीज के लिए और डेल्टा ई लाइमन सीरीज के लिए। तो डेल्टा ई बाल्मर सीरीज के लिए आपने निकाला ई नॉट जेड स्क्वायर 3/16 अपॉन लाइमन के लिए ई नॉट जेड स्क्वायर 15/16। तो ये हो जाएगा डेल्टा ई बाल्मर के लिए और डेल्टा ई लाइमन के लिए 3/15। तो ये हो जाएगा जो रेशियो हो जाएगा एनर्जी का चेंज का, ये हो जाएगा 1:5। ये निकल के आएगा भाई, एनर्जी चेंज का जो रेशियो निकल के आया वो ये निकल के आया। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एनर्जी चेंज देखा और एनर्जी चेंज पर क्वेश्चन देखे। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हम लोग जब एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो बाद में देखेंगे, अभी हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो
एटॉमिक मॉडल है बोहर साहब का, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। मैंने शुरू में आपको बताया था कि लिमिटेशन में मेन दिक्कत ये थी कि जो बोहर साहब ने लगभग सारी बातें डिफाइन की थी, लेकिन मेन लिमिटेशन की इनकी दिक्कत ये थी कि बोहर साहब ने सारी बातें अजम्पशन पे डिफाइन की थी। हम लोगों ने जब बोहर का एटॉमिक मॉडल शुरू किया था तो वहां बात हम लोगों ने की थी कि बोहर साहब को यह मालूम था कि एटॉमिक मॉडल में फिक्स क्या करना है, उसके हिसाब से उन्होंने एजम्पशन दिए। क्योंकि सारे इन्होंने एजम्पशन से सारी बातें फिक्स की थी तो लोगों को वो बातें हजम नहीं हुई थी। तो आज हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या रही और क्यों ये चीजें रही। बाकी आगे देखेंगे कि फिर इनमें कौन सा चेंज हुआ और एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल आगे किस दिशा में बढ़ा। देखते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बात हम लोग करेंगे अब बोहर एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस की। अब बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इनके एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन की बात हम लोग कर लेते हैं कि बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या रही। पहली लिमिटेशंस तो यही रही भाई कि बोहर साहब का मॉडल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड था, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं था। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो था, बोहर से एटॉमिक मॉडल जो था, एटॉमिक मॉडल जो था ये ओनली वैलिड था फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, है ना। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, स्पीसीज के लिए ही यह वैलिड था। बाकी अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में है तो उनके लिए यह वैलिड नहीं था। अब इसकी बात जो थी उसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत यह थी कि अगर कोई ऑर्बिट है, कोई ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगी, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगी। और रिपल्सिव फोर्स ये इससे कितना नजदीक या कितना दूर है इस इलेक्ट्रॉन से, इस पर डिपेंड करेगा। अब अगर यह इलेक्ट्रॉन इससे बहुत ज्यादा नजदीक होगा तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, और थोड़ा दूर होगा तो रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगी। तो अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जो इक्वेशंस बोहर साहब की निकली है, तो ये इसका नजदीक आना या दूर जाना ये टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, ये टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा भाई, टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का दूर जाना या नजदीक आना टाइम पे डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा, जो इसकी एनर्जी होगी, वो इसके टाइम पर डिपेंड हो जाएगी कि एनर्जी आप कब निकाल रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक है या इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर है। और टाइम डिपेंडेंट जो भी इक्वेशंस बनानी होंगी वो बहुत टिपिकल इक्वेशंस होंगी। आज भी सुपर कंप्यूटर के भी जमाने में आप टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यह दिक्कत थी बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल में। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते थे किसी एटम में, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते थे किसी ऑर्बिट में, तब यह दिक्कत हो जाती थी कि वो जो इक्वेशन बनाना होता था वो टाइम डिपेंडेंट होता था। टाइम डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर दूसरा हो गया
तो ये रिपल्सन भी हो जाएगा। रिपल्सन जो है वेलोसिटी और एनर्जी दोनों को प्रभावित कर देगा, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये बताएगी कि रिपल्सन कैसा है, कितना ज्यादा है कितना कम है। अब पोजीशन अगर हो गया तो ये टाइम डिपेंडेंट हो गया, और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन बनाना बहुत टिपिकल काम है। ठीक है, तो ये पहली जो थी ये ड्रॉबैक थी, पहली लिमिटेशंस थी बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल की। दूसरे लिमिटेशंस की बात करते हैं। अब दूसरे लिमिटेशंस की जो बात है बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल की, वो ये कहा गया कि जो स्पेक्ट्रा होते हैं, अगर रेजुलेशन लाइट और बढ़ा दें तो स्प्लिट हो जाते हैं, और भी स्पेक्ट्रा भी स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो फाइनर स्पेक्ट्रा है, फाइनर स्पेक्ट्रा की बात आगे हम करेंगे। फाइनर स्पेक्ट्रा को डिफाइन नहीं कर सका था ये बोहर साहब का जो एटॉमिक मॉडल था। बोहर साहब का जो एटॉमिक मॉडल था वो फाइनर स्पेक्ट्रा को डिफाइन नहीं कर पाया था। फाइनर डज नॉट डिफाइन फाइनर स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन के निकले थे वो स्पेक्ट्रा का जो और ज्यादा अच्छी लाइट में आ जाते थे, तो उस फिर स्पेक्ट्रम में भी कुछ वेरिएशंस हो जाते थे, कहीं भी स्पेक्ट्रम बहुत नजदीक हो जाते थे, कहीं दूर हो जाते हैं, इसे फाइनर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अधिक रेजोलेंस वाली जो लाइट होती है उनमें अगर देखोगे तो स्पेक्ट्रा भी 2 तरह के या 3 तरह के होंगे, कहीं बहुत जगह नजदीक हो जाती है स्पेक्ट्रम लाइन, कहीं दूर हो जाती है। तो फाइनर स्पेक्ट्रा जो है उसको डिफाइन नहीं कर पाया था। फाइनर स्पेक्ट्रा की बात हम आगे करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे। तो फाइनर स्पेक्ट्रा को ये डिफाइन नहीं कर सका था, और फाइनर स्पेक्ट्रा की जो लिमिटेशंस आई थी उससे सोमरफील्ड साहब का जब आया इसमें एजम्पशन, तो सोमरफील्ड साहब ने कहा कि जो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट ना होके इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। तो इसको जो डिफाइन किया गया था वो सर्कुलर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करने की कोशिश की गई थी बोहर सोमरफील्ड कॉन्सेप्ट से। बोहर साहब का जो कॉन्सेप्ट था कि सर्कुलर ऑर्बिट होता है, उसमें सोमरफील्ड साहब ने यह कहा कि सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से इस फाइनर स्पेक्ट्रा को डिफाइन करने की कोशिश की गई थी। तीसरी बात जो है, तीसरी लिमिटेशंस भी इसकी स्पेक्ट्रा को लेके ही है। स्पेक्ट्रा को लेके ये जो तीसरी इस स्पेक्ट्रम है, तो ये इन्होंने कहा कि ये जीमैन इफेक्ट को नहीं डिफाइन कर सका। ठीक है, जीमैन इफेक्ट को नहीं डिफाइन कर सका और स्टार्क इफेक्ट को नहीं डिफाइन कर सका। तो बोहर साहब का जो एटॉमिक मॉडल है वो डिफाइन नहीं कर सका जीमैन इफेक्ट को एंड स्टॉक इफेक्ट को। अब जीमैन इफेक्ट और स्टॉक इफेक्ट की बात ये समझ लीजिए थोड़ी सी बात, कि जीमैन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो स्पिल्ट हो जाता है, इसे जीमैन इफेक्ट कहते हैं। और जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तब भी स्पिल्ट हो जाता है, इसे आप स्टॉक इफेक्ट कहते हो। अब इसको ये डिफाइन नहीं कर सका था। तो आगे वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जीमैन स्पेक्ट्रा और स्टार्क स्पेक्ट्रा को भी इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट से डिफाइन करने की कोशिश की गई थी। ये होते क्या है इसकी पूरी डिटेल से बात करेंगे। ये थी लिमिटेशंस बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल की। 3 लिमिटेशंस मिलनी है, तीनों हमने आपको बता दी। अब आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाइजेनबर्ग साहब जो आए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स दिया, वो क्या था, और डी ब्रॉगली साहब क्या थे। डी ब्रॉगली साहब ने तो केवल 2 इक्वेशन रिलेट कर दी, और 2 इक्वेशन रिलेट करके उन्होंने एक अपनी इक्वेशन से बताई, और उन्होंने कहा कि वेव नेचर है पार्टिकल का। और जब डिफाइन करने की बात आई तो उन्होंने कहा भाई मैं तो केवल एजम्पशन देने वाला हूं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल आदमी तो हूं नहीं, एक्सपेरिमेंट करने वाले इसको बताएंगे।
तो पार्टिकल का वेव नेचर की बात आएगी। तो एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी कि जो थॉमसन, जे थॉमसन साहब की बात जब हम लोगों ने शुरू में की थी, और उनके जे थॉमसन, उनके लड़के थे जीएस थॉमसन, दोनों लोगों को नोबेल मिला था पार्टिकल के एटम, इलेक्ट्रॉन के जो एटम का बिहेवियर है ना, पार्टिकल नेचर का जो बिहेवियर है, इसके लिए जे थॉमसन साहब को नोबेल मिला था। और जो वेव नेचर है उसके लिए उनके लड़के को मिला था जेएस थॉमसन साहब को। इस सब की बात हम लोग आगे करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रा के फाइनर क्या होता है, जीमैन इफेक्ट क्या होता है, स्टॉक इफेक्ट क्या होता है, इसकी बात डिटेल से करने वाले हैं। आगे हम लोग देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। डी ब्रोगली साहब ने दो इक्वेशन रिलेट किए, फिर दो इक्वेशन रिलेट करके एक इक्वेशन बना दिया, कुछ और किया नहीं उन्होंने। एक उन्होंने एनर्जी का इक्वेशन आइंस्टीन का उठाया, और एक इक्वेशन और उठाया E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, दोनों एनर्जी के इक्वेशन को उन्होंने रिलेट कर दिए। एक उनका इक्वेशन आ गया, उस इक्वेशन को डिफाइन दूसरे ने किया, वहीं से वेव नेचर की बात आ गई। इस सब की बातें हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।